एफबीआई ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो भाग नहीं सकता, वहां अथॉरिटीज की आंख के नीचे से 3 कैदी आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को उनके भागने की कोई भी खबर नहीं मिली। सिर्फ एफबीआई ही नहीं बल्कि यूएस की तब टॉप लेवल की एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 साल से सिर्फ उलझा हुआ नहीं बल्कि अब ये एक मिस्ट्री भी बन चुका है। आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पैसिफिक ओशियन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है जो 12 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ दुनिया के खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। अल्काट्राज नाम से ये फेमस आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इस वजह से इसे द रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशियन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके आसपास 15 फीट की हाइट वाली फेंसिंग भी खड़ी की गई थी। जेल सार्जेंट की 24 घंटे मॉनिटरिंग के साथ साथ इसकी सिक्योरिटी और भी मजबूत हो जाती है क्योंकि ये ओशियन की ओपनिंग में था। इसी वजह से ऊंची लहरें और तेज हवाएं इसको घेरे रखती थी। इन सब कंडीशंस को देखते हुए इसे 1934 को फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ कोई भी कैदी अगर आ गया तो खुद से वो इस जेल से बाहर नहीं जा सकता। इस जेल को इनएस्केपेबल जेल भी कहते थे। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा गुरूर तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटीज को बड़ी कलाकारी से धोखा देकर गायब हो गए। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स ये 4 लोग हैं। जॉन विलियम एग्लिन और क्लेरेंस एग्लिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस जो 13 साल की उम्र से ही जेल की ऑन एंड ऑफ शक्ल देखता रहा है। इसको भी बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। और लास्ट में ये है एलन वेस्ट जो दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था, इसलिए इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए यहाँ रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में कई सालों से था, इसलिए इसको जेल के कंपाउंड के बारे में ज्यादा मालूम था। अल्काट्राज में भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल में बी ब्लॉक में एक लूप होल ढूंढा था जहां से उनका भागना शायद पॉसिबल था। अब प्रॉब्लम ये थी कि लंच ब्रेक में ये लोग आपस में मिलते तो थे मगर इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये लोग इस कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए और लकीली हुआ ऐसा कि जेलर ने इन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट भी कर दिया और वो भी एक दूसरे के बराबर में। अब अगले 2 साल तक ये अपने सेल में क्या प्लानिंग करते रहे ये किसी को भी नहीं पता चला। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ ने तमाम प्रिजनर्स की काउंटिंग की तो इनमें से 3 प्रिजनर्स कम थे। स्टाफ ने सारे सेल्स को चेक किया तो उसमें से ब्लॉक बी में एग्लिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस उनको उनके बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी तो उन्होंने सेल में जाकर उनको उठाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि तीनों सेल्स के बेड पर डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टिक और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेड रख दिया था। ये देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ गए थे, ये समझकर कि प्रिजनर्स इस एरिया से बाहर तो जा नहीं सकते, इसीलिए पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी वो नहीं मिले। याद रहे, इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था जिसने ये प्लान बनाया था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई
और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि ये तीनों अपनी सेल्स की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले थे। हैरानी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर उनकी 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से निकलने में कामयाब नहीं हुआ। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, बल्कि उसने इस बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यहीं उसने इस बात को भी कबूल किया था कि ये सारा प्लान उसी का था और उन्होंने ही ये डमी हेड्स बनाए थे और उनमें लगे बाल जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए गए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा सा वेंट था जिसका साइज 5 बाय 9.5 इंच था। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसे ये भी मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के छेद को बहुत आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीने से चारों कैदी इस वेंट के आसपास सुराग कर रहे थे। वो किचन से चुराए गए चम्मचों से इस वेंट में छेद करते थे, जबकि लास्ट में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई और सामान वेंट के आगे रख देते थे। ये सारा काम खासकर म्यूजिकल आर के टाइम पर किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफी शोर रहता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां एक पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था। छत से वो एक और पाइप का यूज करके नीचे उतरे, फिर 15 फुट ऊंची फेंस को टाप कर निकले और उन्होंने अपनी सारी तैयारी पहले से ही पूरी कर रखी थी। उन्होंने रबड़ के रेनकोट को जोड़कर इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेनकोट जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे। वो किसी न किसी बहाने से इन्हें इकट्ठा करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह ही कोई चीज भी बनाई थी जो राफ्ट के काम न करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर एफबीआई के लिए सवाल अभी भी यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अभी कहां हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि उसके हिसाब से उनको सबसे पहले अल्कट्राज के नॉर्थ में बने आयरलैंड से होकर मेनलैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना के बराबर थी। वहां से उनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्कट्राज के आसपास के एरिया में पूरी छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी कोई चोरी या रॉबरी की खबर नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले ये प्रिजनर्स को समुद्र निगल गया या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी एफबीआई को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कोई नामो निशान नहीं मिला था। ब्लॉक बी की छत पे मौजूदा फुटप्रिंट्स जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे, उस पर उनके फुटप्रिंट्स देखकर ये तो वेरीफाई हो गया था कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब एफबीआई के साथ साथ कोस्ट गार्ड ब्यूरो ऑफ प्रिजनर्स और यूएस मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समुद्र में कैदियों को ढूंढना शुरू कर दिया गया। अब ये एक पुलिस केस से हटकर एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला जो राफ्ट का ही पार्ट था। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स मेनलैंड पर नहीं पहुंचे। अगले कई महीने तक इन्वेस्टिगेशन टीम को न कोई बॉडी मिली या उसका कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों कैदी राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1962 के एस्केप के बाद एफबीआई ने एग्लिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विडनर ने एफबीआई को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने खुद अपनी बहनों को बताया कि उसके भाई सही सलामत मौजूद हैं।
और वो उनके साथ कांटेक्ट में है। कई फैमिली मेंबर्स ने एफबीआई को ये भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर दो लेडीज अजीब से मेकअप में दिखी। शायद वो जॉन और क्लेरेंस ही भेष बदल कर आए होंगे, लेकिन इसके बाद वो दोनों लेडीज कभी भी नजर नहीं आई। इसके अलावा केस के 15 साल के बाद एग्लिन ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी खींची। उनकी फैमिली का भी यही मानना था कि ये एग्लिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन यूएस मार्शल्स के ऑफिसर्स का मानना था कि इन फोटोज में जो लोग दिख रहे हैं उनकी एज एग्लिन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब एग्लिन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता नहीं चल सका है। इस केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ यूएस मार्शल ही इस केस पर लगी हुई है। ये केस तब तक चलेगा जब तक ये कैदी पकड़े नहीं जाते, या उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती, या फिर उनकी एज 99 साल नहीं हो जाती। अल्काट्राज को आज एक नेशनल पार्क बना दिया गया है, जहां ब्लॉक बी में आज टूरिस्ट उन सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एग्लिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैदी हुआ करते थे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।